कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब हमें यहां पर बेसिकली वेन डायग्राम्स पढ़ना है और ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ना है। और ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये सब मेनली हमें टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सेट्स की ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बोल सकते हो। अब आज की वीडियो में हम वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम के लिए आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। अब यूनिवर्सल सेट आपको पता है हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया था और वहां पर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जहां पर हम छोड़ रहे हैं यहीं से हम आगे पढ़ेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट को ही हम कंटिन्यू करके आगे लेके जाएंगे। तो वहीं से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूं तो सबसे पहले देखो हमने ना सेट्स की लैंग्वेज सीख ली थी, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ा था। 1.2 की बात करें तो 1.3 में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सबसेट, पावर सेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और यूनिवर्सल सेट ये पढ़ा था। अभी तक अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, हमने इसकी एग्जांपल्स भी किए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं, इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके बिना आप आज की वीडियो को अच्छे से समझ जो है वो नहीं पाओगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये वीडियोस आप देख के आओ, उसके बाद आपको 1.4 में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो ये हमारा आज का सबसे मेन टॉपिक है वेन डायग्राम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आपको जो है वो पूछा जा सकता है। बहुत ईजी है। डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें को अंडरलाइन करूंगा। यूनिवर्सल सेट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड इट्स सबसेट्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। वैसे देखा जाए तो मैंने लिखा क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स। इसको मैं रेड में अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ना अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसका मतलब क्या है। अब देखो डायग्राम है जिसमें यूनिवर्सल सेट आप समझते हो, जब बिगेस्ट पॉसिबल सेट, जो भी किसी गिवन सिचुएशन में बिगेस्ट पॉसिबल सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके सबसेट्स होते हैं उनको हम क्लोज कर्व्स यूजली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको आप देखो, ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी गई है, तो ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी, बट इसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं आपको 4 डिफरेंट सिचुएशंस में डालने वाला हूं, तो चारों की चारों सिचुएशंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब देखो ये आपकी पहली सिचुएशन है जिसमें यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इस सिचुएशन में एक कोई सेट है 2,4, तो ये आपकी वेन डायग्राम है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो इसमें ए में मैंने क्या लिखा है, जितने भी सबसेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल में लिख दिया और जितने उसके सबसेट्स हैं, या इसका सबसेट ही है, इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये 2 और 4 इसमें है, तो बाकी कितने एलिमेंट्स रह गए, 1 3 5। तो जैसे ये 1 हो गया, कहीं पर भी लिख लो, 3 हो गया, 5 हो गया। डॉट का मतलब है ये एलिमेंट है, ठीक है। देखो बेसिकली देखा जाए तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यूनिवर्सल सेट में आपने सारे एलिमेंट्स क्यों लिखे। देखो सारे एलिमेंट्स ही हैं, रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल है, तो अगर ये सर्कल ना भी हो तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो सर्कल है ये सिर्फ 2 और 4 को कवर कर रहा है, मतलब इसके सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई भी देख के बता सकता है कि ये जो ए है इसमें 2 ही एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट इसको भी कंटेन करता है। आपके सामने है ये जो रेक्टेंगल है, ये सर्कल को भी जो है वो कंटेन कर रहा है। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड केस है, सेम यूनिवर्सल सेट है, सेम ए सेट। अब यहां पर मैंने एक और सेट इंट्रोड्यूस कर दिया 5। अब 5 भी क्लियरली इसका सबसेट है। तो देखो ये सेम लिखा है मैंने, ए मतलब ये वही हो गए, इसमें एलिमेंट्स 2 और 4 होंगे। बाकी मैंने ब्लैक में 1 3 5 जानबूझ के लिखा, कोई 5 ए में बी में है, तो 5 को मैं यहां पर बना रहा हूं। और ये हमारा क्या, कौन सा सेट है, ये हमारा बी सेट है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। ये मैंने जानबूझ के, मतलब कि देखो ध्यान से देखो, ये सिचुएशन ली है, ये ए है। अब अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5। जो भी इस रेक्टेंगल में एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 और 4 ब्लू में। बी में कितने एलिमेंट्स, रेड में 5। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है जिसमें क्या है, सेम यूनिवर्सल सेट है, सेम ए है, यहां पर बी एक अलग से सेट था, यहां पर ई एक अलग से सेट है, जिसका नेम क्या है, मतलब जिसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, 2। अब ये जो 2 है ना, ये बेसिकली कहीं पर नहीं, ये यहां पर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह की जो है वो सर्कल की, तो इसको हम क्या नेम देंगे, ई। मतलब बेसिकली ये सिचुएशन भी हो सकती है कि एक सर्कल के अंदर सर्कल। अब यहां पर मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं,
ये क्लोज्ड कर्व्स का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व्स का मतलब होता है कुछ भी हो वो बंद हो, जैसे ऐसे जो मर्जी ओवल शेप में बना लो। मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर में कहीं पर ओवल शेप बनी हो और आप कहो कि ये वेन डायग्राम ही नहीं है, क्योंकि वेन डायग्राम में तो सर्कल होता है, ये कुछ जरूरी नहीं है। जस्ट क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। क्लोज्ड कर्व का मतलब ये है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो बंद होना चाहिए। जैसे ये बंद है, जैसे बंद है। अब जैसे यहां पर मैंने रेड में आपको दर्शाया था, दिखाया कि जो बी है ये अलग है, यहां पर इसका ए से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पढ़ूं कि यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ए में कौन कौन से 2 और 4, ई में कौन से हैं सिर्फ 2, ये ग्रीन में आपको दिख रहा है। आई होप ये भी आप समझ पाए हो। अब लास्ट सिचुएशन रह गई है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी लास्ट सिचुएशन है। अब ये सेम यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ए 2 4 है हमेशा की तरह, और जो एफ है यहां पर एक नया सेट लिया मैंने 4 5। देखो यहां पर क्या था, अकेला एक सेट था, यहां पर दो सेट थे, दोनों में कुछ भी आपस में लेना देना नहीं था, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको। अब यहां पर क्या था कि जो ए का जो ई है ना वो बेसिकली ए में ही है, तो ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो सिचुएशन क्या है कि इसका इससे लेना देना भी है और इसका अपना भी कुछ पार्ट है, यहां पर इसका अपना कुछ पार्ट नहीं था। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अब देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ओवरलैप करके। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2, ठीक है। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सॉरी ए में 2 और 4 है ना, और बी में कौन, सॉरी एफ में कौन कौन से हैं, सॉरी यहां पर एफ लिखना था, तो ये आपका एफ है, ठीक है, इसमें 5 है। अब ये जो 4 है बेसिकली, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया है। मैंने देखो ए, अब क्लियरली दिख रहा है कि ए की बॉल जो है वो ब्लू कलर की है, 2 और 4 उसमें है, और जो एफ है उसकी बॉल जो है वो पिंक कलर की है, उसमें भी 4 और 5 हैं, और जो 4 है वो दोनों में है, इसलिए मैंने ओवरलैप करके इसको बनाया। ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे जाके जब ऑपरेशन ऑन सेट्स करेंगे। देखो वेन डायग्राम में और कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक पेज पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मुझे नहीं लगता कि आपको वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन परेशान करेगा या आपको वेन डायग्राम में कोई भी दिक्कत आएगी। ये अकेले को मैंने रिप्रेजेंट किया, यहां पर बी अलग से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर यहां पर सी भी होता उसमें 3 होता, उसको यहां पर सर्कल में ड्रॉ करके दिखा देता। अब ये सिचुएशन है जिसमें ए का ही पार्ट ई है, तो ये करके देखो उसके अंदर भी सर्कल बन सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ए जो है वो एफ के साथ कॉमन तो है उसका, बट एफ का अपना भी कुछ हिस्सा है, तो एफ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, थोड़ा सा हिस्सा ए के साथ है, ए का हिस्सा थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा हिस्सा ए के मतलब कि सॉरी एफ के साथ है। आई होप इसको आप समझ पाए हो। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए कि वेन डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से जो है वो क्लियर कर पाऊं। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसको समझ लो, इस टॉपिक की नेसेसिटी क्या है, कि इसकी हमें जरूरत क्यों है। अभी तक हमने देखो क्लास 10 में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, एक थर्ड नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं और कोई नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। सेम वे से सेट्स पर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। देखो मैंने वो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेट्स की लैंग्वेज सीखी 1.1 में, 1.2 में हमने टाइप सीख ली, 1.3 में हमने सेट्स को थोड़ा सा और बारीकी से पढ़ा, जिसमें हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा, और अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब ऑपरेशंस कैसे करते हैं, दो सेट्स आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। अब देखो ये आपकी यूनियन ऑफ सेट्स बहुत इजी है। लेट ए एंड बी यानी 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट्स हो सकते हैं। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। यूनियन क्या होता है, सेट होता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, बहुत इजी है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं, यू से। आपको याद होगा लास्ट पेज में मैंने यूनिवर्सल सेट को ना कुछ इस तरह से डिनोट किया था। उसका रीजन यही था कि वो यूनिवर्सल सेट के लिए रहने देते हैं, नहीं तो दोनों को यू से लिखने से कंफ्यूजन होगी, बट इसको हम यूनियन को हमेशा यू से ही जो है रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, बहुत से टीचर इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिसलेनियस में कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे याद होगा आपको सबसेट्स में, सबसेट को आप ऊपर से पढ़ लो ठीक है, बट मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं होंगे। एक्सरसाइज 1.3 तो इजी है, बट मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं होंगे। सेम यहां पर है, यूनियन के क्वेश्चन तो इजी हैं, बट मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको याद करो, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, हम ना ये सिचुएशन करते होते हैं कई बार फैक्टर्स में, ये आपको वैसे ही बता रहा हूं, ये करते हैं ना हम, पता क्या लिखते हैं फिर, इधर तो मैं लिखते ही नहीं है, इधर x माइनस 3 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और बोथ। हम हमेशा यही बोलते हैं कि या तो ये नंबर 0 होगा या ये वाला 0 होगा या दोनों। और का मतलब क्या होता है, यही होता है, या ये 0 है या ये 0 है या दोनों। तो इसका मतलब क्या है, x जो भी इसमें, x क्या है, इसमें एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, जो a में होगा या b में होगा
या दोनों में होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अभी हो सकता है कि आपको 50-60% क्लियर हो गई हो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। और ये जो एग्जांपल है ना, ये मैं इंटरसेक्शन में भी यही लूंगा, डिफरेंस में भी यही लूंगा। तो लेट ए कोई सेट है हमारा 1 2 3 4, अब बी कोई सेट है हमारा 3 4 5 6। तो अब हमें यूनियन लिखना है, अब हमें यूनियन लिखना है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, बात एक ही है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिख लिए मैंने। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, एंड कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये और ये देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। और वैसे भी हमने 1.1 में सीख लिया था, एलिमेंट्स रिटन इन एनी ऑर्डर, सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। सेट में कभी भी हम सेम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो देयरफॉर ए यूनियन बी का फाइनल आंसर क्या आएगा? आज के बाद आप क्या याद रखोगे? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बेसिकली देखो, मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख लिए, 1 2 3 4 लिख लिया। अब मुझे पता है कि बी में भी 3 4 5 6 है, तो मैं 3 4 को एक ही बार लिखूंगा। पहले देखो ए के लिख लो 1 2 5 6, बी के 5 6 हैं, इसके 1 2 हैं, 3 4 को मैंने एक बार लिख लिया। इसको इससे कंपेयर कर लो, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 5 बी को बिलोंग कर रहा है, 6 बी को बिलोंग कर रहा है, और 3 और 4 दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। तो सारा कुछ आ गया ना, ए में हो, बी में हो, चाहे दोनों में हो, वो हमारी यूनियन में आएगा। इसको आप प्लीज ऐसे ही याद रखोगे, ए में हो, बी में हो, दोनों में हो, वो यूनियन में आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसकी वैन डायग्राम भी है, इसकी वैन डायग्राम भी आपको कई बार बनानी आ जाती पेपर में, तो मैं आपको वो भी यहां पर बता दे। देखो ये आपकी वैन डायग्राम है। ठीक है, अब देखो वैसे अगर इसको मैं देखो, अगर मैं इसी से बनाऊं तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब ए में है 1 2, अब बी में है 5 6, 3 और 4 कॉमन है, तो वो यहां पर आ जाएगा। कुछ ऐसे ही बनाएंगे ना, हमने वेन डायग्राम में यही सीखा है कि जो ए का एलिमेंट है वो लिख दो, जो बी का है वो लिख दो, कॉमन उनके बीच में। तो कॉमन का मतलब ओवरलैप हमें करना है। बट पेपर में ये एग्जांपल थोड़ी ना आपको आएगी, पेपर में आपको ये आएगा कि यूनियन की वेन डायग्राम बना दो। तो यूनियन की वेन डायग्राम कैसे बनेगी? तो देखो, यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए में हो, जो बी में हो। ठीक है, जो ए में हो, देखो इसको हम कैसे नेम देंगे, ये ए है, ये बी है, और इनकी हमें यूनियन करनी है। ठीक है, ये वेन डायग्राम है इनकी, ए यूनियन बी की। जो ए में हो, जो बी में हो, जो दोनों में हो। ठीक है, तो पहले मैं ए को शेड कर देता हूं। अब देखो आपके सामने मैंने ए को शेड कर दिया, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें अगर मैं इसकी बात करूं 1 और 2 मैंने लिख लिया, मतलब वो हमारी यूनियन में आ गया। उसके बाद अब देखो, जो बी में एलिमेंट थे वो भी हमने लिख लिए, जो ए में थे वो भी हमने लिख लिए, और कॉमन वो भी हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ये आपकी कंप्लीट वेन डायग्राम है ए यूनियन बी की। मतलब समझने की कोशिश करो, सब चीजों को इकट्ठा देखने की कोशिश करो। यहां पर मैंने जो अंडरलाइन किया है वही लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ये भी हमें यही बोल रहा है कि एलिमेंट चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, या दोनों में। इसका मतलब क्या होता है? या दोनों में। ठीक है, और वेन डायग्राम भी हमें वही कह रही है कि चाहे ऑरेंज हो, चाहे ब्लू हो, चाहे मैं दोनों इकट्ठे हों, तो ये सारी उसकी वेन डायग्राम, मतलब इसकी शेडिंग कैसे होगी, इसी तरह से होगी कि सारे पोर्शन को हम शेड करेंगे, किसी भी एलिमेंट को हमने छोड़ना नहीं है। आई होप ये आपको यूनियन ऑफ सेट्स जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, उनमें काफी हेल्प कर सकते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इन प्रॉपर्टीज को फील करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये आपको पता है यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी कोई सेट है, ये सी कोई सेट है। ठीक है, अब देखो, इससे आपकी एक तो यूनियन की जो है, जो हमने अभी अभी सीखा है यूनियन, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टीज अपने आप ही जो है वो याद हो जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि ए यूनियन बी लिख के दिखाओ मेरे को, तो अब आपको पता है कि जो ए यूनियन बी क्या होता है, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में। जो ए में है उसको लिख लो। ठीक है, अब बी में 4 5 है, 4 को दोबारा नहीं लिखूंगा, तो कितना आएगा? 5। ठीक है, आल्सो बी यूनियन ए। ठीक है, अब बी यूनियन ए चाहे लिखना हो मुझे, तो 4 और मैंने 5 लिख लिया। अब बी लिख लिया पहले मैंने, अब यूनियन लिखना है ए। अब 4 दोबारा नहीं लिखूंगा, तो मैं 2 लिख लेता हूं। तो ध्यान से देखो, ये सबसे पहले हमने सीखा था एलिमेंट रिटर्न इन एनी ऑर्डर, मतलब ध्यान से देखो 2 4 5 2 4 5, तो ये बराबर है, तो ये हमेशा हमारे बराबर आएंगे, यानी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है।
तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई भी फर्क नहीं है, और अगर ये इक्वल है तो ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसका नेम भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिखते हैं। ए यूनियन बी आपके सामने है 2 4 5, ठीक है। यूनियन, अब सी को लिख लेते हैं। सी कितना है, 3 और 5। अब इनकी यूनियन कितनी आएगी, 2, ठीक है। 3 लिख लेते चलो पहले, 4 लिख लेते हैं, 5 एक बार लिखेंगे, दोनों में है एक बार लिखेंगे, 2 3 4 5 सारे लिख ली मैंने। अब सेम वे से आल्सो, अब ऐसा करते हैं ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं, तो बी यूनियन सी। अब ए आपको पता ही है 2 4 है, बी यूनियन सी, इन दोनों की यूनियन बताओ मेरे को, 3 4 5, 3 4 5, तो इनकी यूनियन कितनी आएगी, 2 3 लिख लो, 4 दोनों में है एक ही बार लिखेंगे, 5 मतलब लास्ट में है तो उसको भी लिख लिया। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये भी मतलब अगर ब्रैकेट देखो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ब्रैकेट्स को चेंज भी कर दें तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका नेम क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ना नॉर्मल, इसको ऐसे क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ना बच्चे नॉर्मली इसको क्रैम करते हैं। ए यूनियन फाई, अब आप मेरे को बताओ ए क्या है, 2 4 यूनियन फाई। फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर इनकी मैं यूनियन करूं तो यूनियन में क्या होता है, जो ए में एलिमेंट है वो लिख लो, जो दूसरे में कुछ है ही नहीं है, कुछ लिखने को मेरे को है ही नहीं है, तो ये 2 4 ही आ गया। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ए। और इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं, मतलब जब भी मैं किसी भी सेट की यूनियन फाई के साथ करूंगा तो उसका आंसर हमेशा वही सेट मतलब ए ही आएगा। इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि फाई जो है यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो, 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 1 ही आंसर आ जाए, 0। 0 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इसका एडिटिव आइडेंटिटी बोलते होते हैं इसको। तो सेम वे से फाई जो है यूनियन में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो मैंने वही लिखा है कि जब भी ए की हम किसी भी सेट की फाई के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा। इसको हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और फाई इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी, मतलब फाई यूनियन में क्या होती है, आइडेंटिटी। तो ये भी आपको क्लियर है। अब सेम वे से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ये ए यूनियन ए। अगर हम सेम सेट के साथ ही यूनियन कर दें तो ए कितना है हमारा, 2 4, ए कितना है हमारा, 2 4, तो यूनियन करना तो कितना आएगा, 2 4 ही आएगा। देखो 2 2 दो बार में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, 4 4 एक ही बार लिखेंगे, तो ये ए ही आ गया। मतलब जब भी हम किसी सेट की यूनियन उसी के साथ करते हैं तो ए ही आंसर आता है। अब इसका एक खास नेम है, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये नेम आपको पता होना चाहिए, कई बार वो आपको नेम से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो मैंने वही लिखा है, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको आप याद रखोगे प्लीज, नेम याद रखना, पेपर में कई बार आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, अब यहां पर मैंने यू डाला ऐसे, यूनिवर्सल। अब ये यूनियन है ए। अगर मैं किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करूंगा तो कितना आंसर आएगा, तो करके देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यहां पर इस सिचुएशन में है ये वाला, ठीक है। यूनियन इसकी करनी है मुझे 2 और 4 के साथ। अब आप मेरे को बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 1 लिखेंगे, यस। 2 दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, 3 इसमें है एक ही लिखेंगे, 4 दोनों में एक ही बार लिखेंगे, 5 इसमें है तो एक ही बार लिखेंगे। अब ये तो जाना पहचाना सा है। अब ये क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो यानी कि जब भी हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो सेम मतलब यूनिवर्सल सेट ही हमेशा हमारा आंसर आएगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इनको आपको अगर इनको आपको याद करना आप याद भी कर सकते हो, बट मैंने आपको फील करवाया। मतलब जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कि अगर आपसे पूछे कि ए यूनियन फाई का आंसर कितना होगा, आप अपने मन में सोचना A1 2 है मान लो, या 2 4 है जो मैंने यहां पर सोचा, ठीक है। अगर उसके मैं 5 के साथ करूंगा तो वो ए ही आएगा। तो इस तरह से अगर आप सोच के करोगे ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, इसको एसोसिएटिव, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ है, ये आइडेम्पोटेंट। इसका नेम थोड़ा सा अजीब है, इसको याद रखना प्लीज। और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब देखो ये आपका नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जिस तरह से यूनियन ऑफ सेट्स हमने किया, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, बहुत ईजी है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। बस इतनी सी बात है। यूनियन में तो हमें काफी कुछ लिखना पड़ा था कि जो ए में हो, जो बी में हो और जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखना है। यहां पर जस्ट कॉमन टू बोथ। जैसे यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं तो इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, मतलब उससे उल्टा है।
और ये हमेशा की तरह आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी जो है वो हेल्प कर सकती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखा है, एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कोई फर्क तो नहीं है, तो देखो ध्यान से, उसमें ऐसा था, यूनियन में ऐसा था, डिफरेंस बताना आपको जरूरी है। उसमें क्या है, इसको हिंदी में पढ़ो, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, और का मतलब होता है बोथ, मतलब और का मतलब होता है यहां एक्स ए को बिलोंग कर रहा हो या एक्स बी को बिलोंग कर रहा हो या दोनों को, और का मतलब यही होता है ए में हो, बी में हो या दोनों में हो चलेगा। यहां पर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा हो और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा हो। ध्यान से सुनो, एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा हो एंड एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा हो, ये तभी पॉसिबल है जब वो एलिमेंट ए में भी हो बी में भी हो। यहां पर मैंने वही लिखा है, कॉमन टू बोथ। तो ये आपको वैसे एग्जाम्पल से क्लियर भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल वही करेंगे हमारी जो हमने यूनियन में भी की थी। लेट ए कोई सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, बी कोई सेट ले लिया 3 4 5 6। अब हमें इसकी इंटरसेक्शन लिखनी है। अब आप मेरे को बताओ कॉमन क्या है, अब आप मेरे को बताओ कॉमन क्या है। 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, बस इतनी सी बात है। तो कितना आंसर आएगा मेरा, 3,4। तो ये हमारी क्या है, इंटरसेक्शन, इसमें और कुछ भी नहीं है। यूनियन में तो हमने फिर भी सोचा कि चाहे ए को बिलोंग कर रहा हो जैसे 1 2, चाहे बी को बिलोंग कर रहा हो 5 6, चाहे दोनों को, उसको एक बार लिखना है। यहां पर तो सिंपल सी बात है, बस कॉमन पोर्शन हमें देखना है, जो कॉमन है वो लिख देना है। अब इसकी वैन डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखो इसकी वैन डायग्राम को भी समझ लेते हैं, बहुत इजी है। अब देखो अगर तो मुझे सिर्फ इसको देख के बनानी हो, आपको पता है वैन डायग्राम में क्या होता है, मतलब इसकी वैन डायग्राम में क्या होता है, कॉमन पोर्शन। तो मैं चुपचाप मतलब कि कुछ ऐसे करता, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए ये बी और 3 और 4 यहाँ पर लिखा, देखो ये कॉमन है 3 4, ये कॉमन पोर्शन यहीं पर आएगा ना। ये जो पोर्शन है बीच में ओवरलैप किया है, ये दोनों में कॉमन है, ये ए का भी हिस्सा बी का भी हिस्सा है। तो इसलिए जर्नल में अगर मुझे इसको शेड करना हो तो मैं इसको कुछ ऐसे करूंगा। तो ये जो पार्ट है ये हमेशा हमें जो है वो इंटरसेक्शन को हमें दिखाएगा कि ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो कॉमन पोर्शन को मैंने शेड कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम। आई होप आपको इंटरसेक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टीज को भी हमें याद नहीं करना, हमें इसको फील करना है। तो मैंने वही सेम एग्जांपल लिखी है, आप चेक कर सकते हो, मैंने सेम वही एग्जांपल लिखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी का नेम सेम रहेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव लॉ, तो यहां पर भी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप मेरे को बताओ ए और बी में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन में कॉमन दिखना होता है ना, मैं इसकी प्लीज आदत डाल लेना 4, तो हो भी गया। आल्सो बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर वो भी तो 4 ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन में कोई भी फर्क नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो ये आपकी कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। अब सेम वे से नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आपके सामने है, वो कितना है 4, उसकी इंटरसेक्शन मुझे करनी है 3 और 5 से। अब आप मेरे को बताओ इनमें कॉमन क्या है, नहीं पता लगेगी। अब आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, यस 5, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि इसको हम ऐसे भी चेक करेंगे, ए कितना है हमारा यहाँ पर 2,4 इंटरसेक्शन। अब आप मेरे को बताओ बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ है, यस 5 कॉमन है दोनों में, तो मैंने लिख लिया। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 5, यानी कि ब्रैकेट्स चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ब्रैकेट्स चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। मतलब हमने ब्रैकेट्स चेंज किया, आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब सेम वही रहेगी, ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है। याद करो पिछले में क्या था, ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 का आंसर कितना था, यस ए। अब सेम वे से ए को लिख लो 2,4 इंटरसेक्शन 5। अब यूनियन में तो हमें सभी एलिमेंट्स लिखने होते हैं, अब यहां पर कॉमन लिखने होते हैं। अब यहां पर 2 4 है, यहां पर कुछ है ही नहीं है, एक जगह 2 4 है, एक जगह कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कॉमन कुछ है ही नहीं है। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ 5। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। तो मैंने वही लिखा है, ये लॉ ऑफ 5 है, मतलब जब भी इंटरसेक्शन, आप खुद सोच के देखो, कॉमन कुछ है ही नहीं है, तो 5 आएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब वहां पर था ए यूनियन ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। यहां पर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए। अब ए कितना है 2,4 इंटरसेक्शन 2,4, कॉमन दोनों में 2 है, कॉमन दोनों में 4 है, मतलब ये तो सेम आंसर ही आ गया। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है
जहां पर यूनियन भी सेम आंसर दे रही है, इंटरसेक्शन भी सेम आंसर दे रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखो ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है, इसको आप याद रखोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करूं, तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन ए कितना है हमारा 2,4, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर 2, और कुछ कॉमन क्या है 4, तो ये तो ए के इक्वली आ गया। तो मतलब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको यूनियन में क्या बताया था कि अगर मैं, देखो दो सिचुएशन है आपके सामने, अब कई बार ना इसको देख के कंफ्यूजन होती है, बट आप अपने बेसिक क्लियर रखो। ए मान लो कुछ भी है, अगर उसकी मुझे यूनियन करनी है तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेम ए वाले ही आ जाएंगे। अब यहां पर यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, ए छोटा सा है, कॉमन पोर्शन तो हमेशा ए ही आएगा। तो यहां पर मैंने ये बोला था कि फाई के साथ ऑपरेट करेंगे यूनियन में तो हमेशा वही सेट आएगा, तो इसको मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इंटरसेक्शन में। ये कई बार आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये बुक में आपके गिवन नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपको लिख के दिखा दे। अब देखो मैंने लिखा भी वही है कि इसका आंसर हमेशा ए आएगा, तो इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट यहां पर क्या है, आइडेंटिटी है। जिस तरह से फाई यूनियन की आइडेंटिटी है, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है। आई होप इनको आप याद रखोगे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगी, और जब भी कभी प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन हो तो ये एग्जांपल्स अपने मन में रखना, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बेसिकली इंटरसेक्शन में दी गई है, बट यूनियन में नहीं दी गई, बट बेसिकली ये दोनों पर यूज होती है। तो पहले वो डिस्कस इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो होती क्या है। देखो अगर मैं मान लो आपको ये कहूं 2 × 3 + 4, तो आपको पता है आप ये करोगे 2 × 7 14 आएगा, 3 + 4 7 हो गया। बट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करना मल्टीप्लाई को। अब बेसिकली हम ऐसे करते हैं, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 2 4 8, और 8 और 4 मतलब ये 14 ही आएगा, ये 14 ही था, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्लस के ऊपर या माइनस के ऊपर, तो ये बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब एक अलग साइन होता है, एक अलग साइन होता है। तो यहां पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कर चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टी अब डिस्कस करनी बनती है। अब इसमें ना क्या होता है, कई बार बच्चों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मैं आपको वो एक मेथड बताऊंगा कि इसको आप कैसे याद रखोगे। मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूं। अभी देखो ये मैंने आपको ना इसको याद करने का तरीका बताया, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, बट आप इसको बस बेसिक तरीके से याद रखोगे। आपको ये तो आता है ना कि 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को फिर 4 से करना है, तो आपने यही करना है। जो भी आपके सामने की सिचुएशन आती है तो आपने इसको ऐसे लिख लेना, a × b + c। आपको पता है a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या है प्लस। तो जिस तरह की सिचुएशन हो, यहां मैंने क्या लिखा है, रिप्लेस x। अब x यहां पर x की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन। तो जहां पर भी देखो a, यहां पर क्या क्रॉस में इंटरसेक्शन लिखूंगा, ब्रैकेट बंद, प्लस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस की जगह पर मैं u, ठीक। और यहां पर देखो प्लस की जगह पर यूनियन ही है, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये मल्टीप्लाई की जगह पर इंटरसेक्शन है, प्लस की जगह पर यूनियन है, तो यहां पर भी a और क्रॉस की जगह पर इंटरसेक्शन c। ये मैंने दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये तो आपकी बुक में भी गिवन है, बट ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन जो है आ सकता है। अब इसको देख के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। तो अब आपने फिर क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है। अब हमारा क्रॉस की मतलब मल्टीप्लाई, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, a × b, ठीक है, a × b। अब क्रॉस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यूनियन, ठीक है। प्लस की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन, फिर क्या है a × c। अब क्रॉस की जगह मैं क्या लिखूंगा, यूनियन। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो होती कैसे है, वो इस तरह से है। कई बार बच्चों को फॉर्मूला जो है डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता, उनको लगता है कि ये अंदर आएगा या ये बाहर आएगा, वो क्या करते हैं उल्टा लिख लेते हैं, इसका आंसर के बाद वो ये लिख लेते हैं और इसका आंसर वो ये लिख लेते हैं। तो इस तरह की गलती ना हो, आप हमेशा ये वाला पैटर्न याद रखोगे कि ये हमें आता है कि a × b + a × c। अब जिस अकॉर्डिंग अगर ये पूछा है तो क्रॉस की जगह पर इंटरसेक्शन, अगर ये पूछा है तो क्रॉस की जगह पर यूनियन। आई होप ये भी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब देखो ये आपका लास्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ दी सेट्स। तो बहुत इजी है ये भी, अभी आपको थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट मैं आपको बहुत इजी वे में करवाऊंगा ये। लेट a and b are two sets, डिफरेंस ऑफ दी सेट्स A and B in this order, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको बाद में समझाऊंगा। इज दी सेट विच कंटेन ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ A विच डज नॉट बिलोंग टू B। तो इसका मतलब क्या, इन दिस ऑर्डर। डिफरेंस दो तरह से हो सकता है, आपको भी पता है, A - B भी हो सकता है और B - A भी हो सकता है। अब यहां पर बेसिकली वो A - B की बात कर रहे हैं, यहां लिखा भी हुआ A, इट इज डिनोटेड बाय A - B।
इसका मतलब यही है कि इसको हमें a माइनस बी रीड करना है। अगर हमें a को b माइनस ए भी हो सकता है, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी की बात कर रहा हूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग टू b। अभी भी आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपको एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस में, मिसलेनियस में हेल्प कर सकता है। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। x a को बिलोंग करता हो बट x जो है वो b को बिलोंग ना करता हो। अब सेम वे से वैसे आपको बता देता हूं, b माइनस ए अगर मुझे लिखना हो तो b माइनस ए बी सेम तरीके से हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा आई एम श्योर, बट मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो a हमारा वही 1 2 3 4, b भी हमारा वही 3 4 5 6। मैंने एक ही एग्जांपल लिए, यूनियन में भी, इंटरसेक्शन में भी और यहां पर भी a माइनस बी। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो आपने क्या करना है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं 1 2 3 4, ये आगे लिख लिया, पीछे b है 3 4 5 6। क्योंकि अगर आप इसको डेफिनेशन से करोगे ना तो आपको करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आपने क्या करना है, यहां पर लिखा गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। आपने क्या करना है, देखो बी से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आपने ए के जो बी वाले एलिमेंट है उन पर क्रॉस लगा देना है। तो मैंने बी वाले एलिमेंट माइनस, ए में से बी वाले एलिमेंट माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा, तो मेरे पास कितना बचा ए का, ए माइनस बी का आंसर। ए में कौन कौन रह गया, 1 और 2 ही रह गया। इसको पढ़ के भी देख लो, 1 ए को बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता, 2 ए को बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता। वही डेफिनेशन ही है ना, वही डेफिनेशन है ना। याद कैसे रखोगे कि मैंने पिछले जो भी जो माइनस करने हैं उनको मैंने क्रॉस लगा दिया। इसको मैंने और अच्छे समझाने के लिए तभी यहां पर मैंने बी माइनस ए भी आपको करके दिखाऊंगा। अब बी लिख लो आगे, बी लिखेंगे हम 3 4 5 6, ए को पीछे लिख लो 1 2 3 4। अब मुझे बी माइनस ए करना है ना, तो बी माइनस ए में मैं क्या करूंगा, जो ए में एलिमेंट है जैसे ये 3 और 4 उनको क्रॉस कर देता हूं, तो बी माइनस ए का आंसर मेरे पास कितना आया, 5,6। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ के देख लो, 5 बी को बिलोंग करता है, ए को नहीं, 6 ए को बी को बिलोंग करता है, ए को नहीं। तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर है। देखो डिफरेंस जो है ये कई बार आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को कि ये कैसे करना है, बट मैंने आपको एक अच्छा तरीका, ईजी तरीका बताया कि जो सेट देखो ए माइनस बी करना है उसको लिख लिया, माइनस बी जो भी सेट जो भी हो, ठीक है, तो उसके जो पिछले वाले के एलिमेंट उस पर क्रॉस लगा देना है, बाकी जो रह गए उनको लिख लेना है। तो इतना सिंपल है। अब इनकी वैन डायग्राम्स भी जो हैं वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अब देखो इसकी वैन डायग्राम्स की बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्योंकि हमने a माइनस बी और b माइनस ए दोनों को सॉल्व किया है, तो वैन डायग्राम्स भी 2 बना रहा हूं, तो इनसे आपको काफी जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। अब a माइनस बी की बात करते हैं। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ देखो ध्यान से 1 2 को लिखना है, यानी कि सिर्फ a वाले एलिमेंट्स को लिखना है, जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन ही है ना ये, उनको छोड़ देना है, कॉमन पोर्शन को हमें छोड़ देना है। तो यानी कि यहां पर मुझे सिर्फ ऑरेंज जो है इसको मैं शेड करके आपको दिखा देता हूं। तो अब देखो यहां पर मैंने a माइनस बी में क्या किया है, मैंने सिर्फ ऑरेंज बॉल को शेड किया है। अब ये वाला हिस्सा मैंने ऑरेंज का शेड नहीं किया क्योंकि ये b के साथ कंबाइन था। तो मैंने क्या किया, यहां पर भी क्या किया, जो भी एलिमेंट्स b के साथ कंबाइन है उनको छोड़ दिया, तो यानी कि सिर्फ a वाले एलिमेंट रखे हैं, तो यहां पर मैंने उसी तरह से शेड किया। अब सेम वैसे b माइनस ए की बात करते हैं। b माइनस ए में क्या होगा कि मुझे सिर्फ b के एलिमेंट रखने हैं, जो कॉमन है उनको छोड़ देना है। तो कॉमन 3 और 4 उनको मैंने छोड़ दिया, आपको शेड करके दिखा देता हूं। अब देखो यहां पर मैंने b माइनस ए में क्या किया, मैंने सिर्फ b को शेड कर दिया, एक वाला हिस्सा छोड़ दिया, जो a में कॉमन था उसको मैंने छोड़ दिया। आई होप ये डिफरेंस जो है ये आपको क्लियर है। इसको मैंने वेन डायग्राम में भी आपको समझा दिया और ये भी बता दिया कि यहां पर जो भी जो एलिमेंट्स हैं, ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनको लिखना, मतलब डिफरेंस करना कैसे है। पहले जो एलिमेंट लिख लिया, सॉरी सेट लिख लिया, उसमें से दूसरे के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्रॉस लगा देना है और जो बाकी रह गया वो लिख लेना। आई होप ये डिफरेंस जो है ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैं आपको वो करके दिखा दे। अब देखो ये आपकी वो ऑब्जर्वेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ऐसी बातें छोटी छोटी बातें होती हैं, बट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो गिवन है ही, और इस तरह की बातें कई बार एमसीक्यूज में आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। अगर मैं सिर्फ इस ब्लू वाले पार्ट की बात करूं तो ये बेसिकली पता क्या है, a माइनस बी। अब चेक कर लो लास्ट पेज पे, अगर ये a है ये b है, तो a वाला सारा पोर्शन जो b में नहीं है ये a माइनस बी है। सेम वे से ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन कौन सा होगा, b माइनस ए। ठीक है, और क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस ब्लू पोर्शन का इस रेड पोर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। और सेम वे से अगर मैं इस बीच वाले पोर्शन की बात करूं, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये कौन सा हुआ, अगर आपने आज की वीडियो पूरी ध्यान से देखी है तो ये बेसिकली a और b का कॉमन पोर्शन है। ठीक है, ये a और b का कॉमन पोर्शन है, ये आप समझते हो। देखो ये ग्रीन वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन है, ये ब्लू वाला सिर्फ एक है जो b का पार्ट नहीं है, मतलब a माइनस बी है, और ये रेड वाला पोर्शन सिर्फ b है जिसमें a वाला पार्ट नहीं है।
अब देखो जो भी बातें हमने यहां से सीखी हैं इस डायग्राम से वो मैंने लिखी हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्लियरली आपस में इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात a माइनस बी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है b माइनस ए, ये आपको पता है, यहां मैंने लिखा भी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। आप लास्ट पेज चेक भी कर सकते हो, a माइनस बी का आंसर डिफरेंट था, b माइनस ए का आंसर डिफरेंट है। और सेम वे से a माइनस बी या b माइनस ए का आंसर जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है a इंटरसेक्शन b से, मतलब यहां पर भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, टू सेट्स विच हैव नथिंग कॉमन। आपको याद होगा हमने आज की वीडियो में इंटरसेक्शन की थी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, अगर इंटरसेक्शन खाली आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज अ नल सेट। अगर हम इस तरह की इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे या इसके साथ करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी कि नल सेट आएगी। ये भी छोटी छोटी बातें आपको लगेगा कि ये काम की नहीं है, बट अगर आपको बाय चांस पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इनकी ये कौन से सेट्स हैं, अगर आपको ये एमसीक्यू आ जाए ये कौन से सेट्स हैं, कुछ ऑप्शंस आ जाएं और उन ऑप्शन में अगर डिसजॉइंट सेट्स होगा तो आप आराम से लिख दोगे कि ये आपस में हमेशा क्या होंगे, डिसजॉइंट। क्योंकि देखो अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर आपने यहां पर पढ़ लिया कि ये आपस में डिसजॉइंट है तब आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इनको कैलकुलेट करते रह जाओगे, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट करके चेक करोगे। तो इसलिए सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने बहुत ध्यान से करना है। अब यहां पर हमारी वीडियो खत्म है, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 1.4 इसका जो बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट